ओके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वाला टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा था। इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूलाज आपको समझाई थी, बैलेंस शीट मैंने आपको समझाई थी थोड़ी बहुत वापस से, एंड दो एग्जांपल्स जो है वो हमने किए थे। अब ये थोड़ा इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 43, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 43 में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, एंड उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसके बाद इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है, एंड डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो थोड़ी मिस्टेक हुई है इनसे मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट बैलेंस है तो सरप्लस नहीं होता है, वो डेफिसिट होता है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे डेफिसिट लिखना चाहिए था। ओके इन्होंने यहाँ पे सरप्लस लिख दिया है, कोई नहीं, डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसकी फॉर्मूला होती है डेब्ट एंड अपॉन में इक्विटी, ठीक है। इसकी फॉर्मूला, इसका नाम में इसकी फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो अपॉन डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। ओके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसमें बैंक वगैरह, बैंक का लोन आपने अगर 1 साल से ज्यादा के लिए लिया हुआ है, ठीक है, या डिबेंचर्स आपने इशू किए हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो डेब्ट में आती हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड सारे जितने भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, वो सब आपको देंगे नहीं, पर ये सब रिजर्व्स वगैरह होते हैं। रिजर्व्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी होती है, ये वाली जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट होती है ना, वो हमारे एक तरीके से एक थोड़ी सी ट्रिक पॉइंट होती है। सिर्फ यही एक वाली पॉइंट इसमें ट्रिक वाली होती है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ सरप्लस क्रेडिट बैलेंस तो आप प्लस करोगे, अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आप माइनस करोगे। इक्विटी फाइंड करने के टाइम पे यहाँ पे डेबिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो मैं माइनस करूंगा। ये यहाँ पे आपको लॉस दिया हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने सरप्लस है गलती से, ओके, पर यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, मतलब ये लॉस आपको दिया हुआ है, तो लॉस हम माइनस करते हैं। फॉर्मूला तो मैंने लिख दी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की। अब इसमें डेब्ट सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेब्ट में यहाँ पे दो ही चीजें आएंगी, एक तो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड दूसरा आएगा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो मैं LTP लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं LTB लिख देता हूँ, यहाँ चलो पूरा ही लिखा हुआ रहने देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी डेब्ट की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। तो ये डेब्ट की वैल्यू हमारी ₹6 लाख, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद डेब्ट की तो वैल्यू आ गई, डेब्ट की वैल्यू के बाद इक्विटी की भी वैल्यू चाहिए। ओके इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर्स फंड बोलो, बात एक ही है। अब उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये इक्विटी में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, जर्नल रिजर्व की वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। अब नॉर्मली ये जो प्रॉफिट होता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, नॉर्मली इसको मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। अब इसको मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रॉफिट स्लैश लॉस स्टेटमेंट स्लैश लगा नहीं सकते, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस लिखना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब मैं ये कल भी मैंने बताया था आपको, मैं आज भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ हो तो ये आपको ये समझना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में आप नॉर्मली तो बताया हुआ होता है क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, पर अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है तो आपको ये अज्यूम करना है कि वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आप प्लस करोगे। ओके अब यहाँ पे इक्विटी में 3 अमाउंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस करना है बस। फॉर्मूला अगर आपको ये पता है कि कौन सी चीज इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करनी है, फिर बहुत ईजी है। तो शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए इंक्लूड करेंगे, जनरल रिजर्व वो भी 2 लाख रुपए है, वो भी इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस आपको दिया हुआ है तो लॉस ऑब्वियसली लॉस जो है वो माइनस करेंगे,
ठीक है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, तो 2 लाख 1 2 लाख 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपीस जो है वो हमारा इक्विटी की जो वैल्यू है वो है। अब इक्विटी की वैल्यू आ गई, डेब्ट की भी वैल्यू आ गई, बस अभी तो बहुत ईजी है, अभी कोई भी बेवकूफ़ भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है, बस यहाँ पे अभी फॉर्मूला जो है वो पुट करनी है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला होती है डेब्ट अपॉन इक्विटी, फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख दिया, अभी बस मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो डेब्ट की वैल्यू है 6 लाख, इक्विटी की वैल्यू है 3 लाख, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2/1 आंसर आ रहा है, पर 2/1 अगर आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 2:1। हमेशा लास्ट में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में लास्ट में रेशियो 1 लगाना जरूरी है, ठीक है, रेशियो 1 अगर नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बेसिक सा सम था, ओके, फॉर्मूला अगर पता होगी तो सारे सम्स बेसिक ही हैं। अभी आपको इजी लग रहा होगा कि सर ये तो कितनी इजी चीज़ है, पर आप खुद जब करोगे, जब सब सम्स मिक्स में आएंगे, ओके, तब आपको एक तरीके से पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 43 है, मैंने करवा दिया। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट, वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्रैक्टिस है। जब आप ये वीडियो देखो तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार पॉज कर दो एंड खुद से एक बार सॉल्व करो, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो सारे सम्स। ये क्वेश्चन है एंड ये आंसर है, ठीक है। तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो पॉज करके लिखते रहना। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल नंबर 43 मुझे करवाना है, वो मैंने करवा दिया। दूसरा है कि एग्जाम्पल नंबर 44 है, इसकी क्वेश्चन की इमेज मैंने डाल के रखी हुई है। यहाँ पे भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वाले सम्स में एकदम लाइन वाइज जा रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर्मुलाज दी हुई है वैसे वैसे सम्स में करवाते जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 44 एक मुझे करवाना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, पर आपको इन्फॉर्मेशन अलग दी हुई है। सब में फाइंड तो सेम ही चीज करनी है। आप सोचोगे कि सर सब में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है तो आप इतने सारे सम क्यों करवा रहे हो। मैं बेटा इसीलिए ये सारे सम्स करवा रहा हूँ क्योंकि हर किसी सम में इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग दी हुई है, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले सम में आपको डायरेक्टली इक्विटी की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस। यहाँ पे आपको इक्विटी की वैल्यू जो है वो नहीं दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, डेब्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे से, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट आपको दिया हुआ है, इक्विटी की वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है। तो इक्विटी की वैल्यू जब आपको नॉन करंट एसेट बाकी सारी वैल्यू जब दे एंड इक्विटी की वैल्यू नहीं दे तब क्या करते हैं वो मैंने कल भी आपको बताया, ठीक है। इसकी एक अलग से फॉर्मूला होती है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। मैं बैलेंस शीट बना के भी आपको बता दूंगा एक, एंड फॉर्मूला के हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर जैसे आपकी मर्जी, ओके। मेरा काम है कि मैं दोनों तरीके बताऊं, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार सेम फॉर्मूला टाइप करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये बार बार मैं टाइप करूँ इससे अच्छा कॉपी कर लूँ, ठीक है। ये मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसमें डेब्ट जो है वो हमें फाइंड करना है, तो डेब्ट के लिए यहाँ पे दो ही वैल्यूज दी हुई है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, ओके। तो ये डेब्ट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो 2 लाख रुपए। अब इसे डेब्ट भी बोलते हैं कभी कभी बेटा, इसको आपको क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी भी देंगे, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कभी कभी दी हुई होती है, ओके। तो अगर नॉन करंट लायबिलिटी दें तो वो आपको डेब्ट की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी हुई है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो याद नहीं रहती है, फिर एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी डेब्ट की इंफॉर्मेशन दी नहीं होती है, ठीक है। जब नॉन करंट लायबिलिटी दे तो वो आपको डेब्ट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है, ओके। तो ध्यान देना इस बात का, डेब्ट का मतलब ही होता है नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कि लंबे टाइम तक चलेगी, लंबे टाइम तक पे हम करेंगे। तो उसमें दो चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी आती है एंड अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आती है, पर वो क्वेश्चन में कभी देते नहीं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो टोटल डेब्ट की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 3 लाख, ठीक है। तो डेब्ट की वैल्यू तो फाइंड करना ईजी था, लाइव इक्विटी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इक्विटी की
एक फॉर्मूला होती है स्पेशली, जब आपको सारी इंफॉर्मेशन दे, इक्विटी की वैल्यू नहीं दे, तो उसकी एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। आप नॉन करंट एसेट को एंड करंट एसेट को प्लस करते हो, ठीक है, या आप बोल सकते हो टोटल एसेट आप लेते हो एंड उसमें से टोटल लाइबिलिटी आप माइनस कर देते हो, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट को प्लस किया, उसमें से जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं एंड जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं एंड जो करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है वो मैं माइनस कर दूंगा। इन शॉर्ट, अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं ये फॉर्मूला को, तो इक्विटी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है एंड आपको इक्विटी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो टोटल एसेट निकालो एंड टोटल एसेट्स में से जो टोटल लाइबिलिटी है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो आपकी जो इक्विटी की वैल्यू है वो आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये फर्स्ट मेथड है, मैं बैलेंस शीट बना के भी आपको बता दूंगा, फिर जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, फॉर्मूला याद होगी तो बहुत अच्छा, फिर इजी हो जाएगा, बैलेंस शीट बना के मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। पर बैलेंस शीट से भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो इक्विटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट है 3,60,000, 3,60,000, प्लस करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 90,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपए वो माइनस करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख रुपए ये भी माइनस करेंगे एंड करंट लाइबिलिटी आपको 50,000 दी हुई है वो भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लस माइनस करके आपकी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर की साइन ऐसे लगा दो, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू, साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, आपको तो कैलसी अलाउड नहीं है। 3,60,000 प्लस 90,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000, ठीक है। तो सब प्लस माइनस मगजमारी करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1 लाख, ठीक है। ये हमारी इक्विटी की वैल्यू आ गई फर्स्ट मेथड से। अब मैं सम आपको बताऊं उससे पहले मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं, जिससे कि आप इक्विटी की वैल्यू, मैं करूंगा सेम चीज, मैं करूंगा माइनस ही, पर अलग तरीके से, ठीक है। एक रफ वर्क में जाके आप ऐसे बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो इस तरीके से करो। यहाँ पे लिख दो लायबिलिटी, ठीक है, फिर लिख दो अमाउंट, ठीक है। उसके बाद लिख दो एसेट, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, एंड उसके बाद लिख दो अमाउंट, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे समझ में आता है या अगर आपको ऐसे करना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो दो मिनट बाउंड्रीज बना दूँ, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। चलो, तो ये बैलेंस शीट का एक मैंने छोटा सा फॉर्मेट बना लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ठीक है। जो मैंने आपको कल सिखाया था वो बैलेंस शीट का आपका वर्टिकल फॉर्मेट था। अब यहाँ पे एसेट साइड पे आपको नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू आपको दी हुई है 3,60,000, वो मैंने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट एसेट भी दिया हुआ है 90,000, वो भी मैंने लिख दिया। अब जो भी लाइबिलिटीज है वो मैं लाइबिलिटी साइड पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्वेश्चन में आपको दी हुई है 2 लाख। मैं करूंगा सेम चीज, आप बोलोगे सर आपने वही किया ना, माइनस ही किया ना, पर अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं 1 लाख एंड उसके बाद यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है 50,000। इक्विटी आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है, इक्विटी आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड पे आती है अगर आपको याद है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे टोटल एसेट अगर आप करो तो 3,60,000, ये 3,60,000 और ये 90,000, तो टोटल 4,50,000 एसेट की वैल्यू होती है। यही एसेट की वैल्यू आप लाइबिलिटी साइड पे भी लिखोगे,
ठीक है, यही एसेट की वैल्यू आप लायबिलिटी साइड पे भी लिखोगे, क्योंकि लायबिलिटी एंड एसेट का टोटल जो है वो इक्वल होता है। अब ये टोटल एसेट 4,50,000 में से जो आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आप माइनस कर दोगे, तो 4,50,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, माइनस 1 लाख एंड माइनस 50,000। ठीक है, तो ऐसे भी इस तरीके से भी आपकी इक्विटी की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड 2 थी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी। आपको अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे करो, आपको फॉर्मूला अगर याद रहती है तो फॉर्मूला से करो। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो मेन हमारी कैलकुलेशन थी वो कर देते हैं। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट की वैल्यू है 3 लाख और इक्विटी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 1, पर ऐसे 3/1 लिखो क्या होगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपका आंसर है। ओके, अब इतने सारे सम्स हमने किए हैं। सबसे पहले करंट रेशियो हमने सीखा, फिर लिक्विड रेशियो हमने सीखा, अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का भी 1-2 सम और करवाना है मुझे। स्टूडेंट्स को है ना आदत पड़ जाती है कि क्वेश्चन में आंसर मतलब आंसर में हमेशा रेशियो 1 लिखना जरूरी है। देखो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फॉर्मूला के पीछे रेशियो 1 लगाया जाए। कुछ फॉर्मूलाज ऐसी होती है जिसमें पीछे रेशियो 1 लगाया जाता है। आगे मैं ऐसी भी फॉर्मूलाज कराऊंगा जिसमें आपको परसेंटेजेस लगाने पड़ेंगे फॉर्मूला के पीछे, डेज लगाना पड़ेगा, कभी आपको वीक्स लगाना पड़ेगा, कभी आपको एक तरीके से मंथ्स लगाना पड़ेगा। तो हर एक फॉर्मूला अलग होती है बेटा। अभी स्टार्टिंग में जो मैं फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ उसमें रेशियो लगाना पड़ रहा है हमको। ओके, आगे जब मैं फॉर्मूलाज करवाऊंगा उसमें परसेंटेजेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर में जितनी भी फॉर्मूलाज हैं, 21 फॉर्मूलाज हैं, 14 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आपको सब में रेशियो 1 लगाना हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, तो ऐसा कोई खुद का रूल नहीं बनाना कि हर बार हर आंसर में रेशियो 1 मैं तो लगा के ही आऊँगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। ये क्वेश्चन की इमेज है, नीचे ये इसके आंसर की इमेज है। ओके, एंड साइड में अगर आपको बैलेंस शीट की कैलकुलेशन चाहिए तो वो ये रही। पॉज करके सब लिखते रहना, पॉज करके सब लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 46 पे आ जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 46 क्वेश्चन में आपको इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ही फाइंड करना है यहाँ पे भी। ओके, एंड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी दी हुई है। ठीक है, इसमें भी मैं बैलेंस शीट जो है वो बना के आपको बता दूंगा। इसमें एक्चुअली मैं बैलेंस शीट बना के अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, पर फॉर्मूला जो है वो भी मैं समझा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। ओके, अब आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डेब्ट की वैल्यू फाइंड करना इजी है। ठीक है, क्योंकि डेब्ट में यही दो वैल्यूज हमें हमारी होती है। ठीक है, एंड यही दो वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मैं टाइप करूँ इससे अच्छा। ठीक है, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ओके, एंड बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे भी मैं बैलेंस शीट बना के भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन होगी, पर पहले नॉर्मली फॉर्मूला से। ओके, ज़्यादातर स्कूल्स में जिस तरीके से करवाते हैं मैं उस तरीके से पहले करवा देता हूँ, फिर बैलेंस शीट भी बनवा देता हूँ, फिर जैसे आपको समझ में आए। हाँ, अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसमें सबसे पहले तो डेब्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डेब्ट में यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मेरे को बहुत सारे सम्स करवाने हैं। ओके, फुल फॉर्म लिखने जाऊँगा, पूरा टाइप करने जाऊँगा तो टाइम मेरा उसमें ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डेब्ट, तो डेब्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 3 लाख आपको दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% डिवेंचर्स, और परसेंटेज वगैरह का हमको कुछ करना नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, तो आपकी डेब्ट की वैल्यू आ गई, यहाँ से डेब्ट की वैल्यू आ गई आपकी 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये इजी था।
डेप्ट फाइंड करना इजी था। इक्विटी इस फॉर्मूला में इक्विटी फाइंड करना थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्विटी में आप देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह वगैरह उसकी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई। यहाँ पे आपको सबसे पहले फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, उसके बाद आपको अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको दिए हुए हैं, करंट एसेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको 5-6 इन्फॉर्मेशन आपको एसेट साइड की क्वेश्चन में दी हुई है। तो सेम वही है, सबसे पहले टोटल एसेट में निकालूंगा एंड उसके बाद जो टोटल लायबिलिटी है वो उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। सेम पिछले सम जैसा ही है, पर एक पॉइंट, ये सम मैंने इमेज मैंने यहाँ पे क्यों डाली, ये सम मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पॉइंट जो है वो मुझे समझानी थी, आपने कभी ये सीखी नहीं है ओके इससे पहले। एंड ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आपको पता है, पर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आपको नहीं पता है, तो ये मुझे समझाना था आपको। ओके, तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है वो ध्यान से समझो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है या मशीनरी है, एक मशीनरी हमारे पास है, वो मशीन 1 लाख रुपए की मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन है 10%, तो हम 1 लाख रुपए का 10% निकालते हैं। ओके, 10,000 रुपए एंड माइनस कर देते हैं हम लोग, तो मशीन की न्यू वैल्यू आ जाती है 90,000। नॉर्मली हम ये करते हैं। ओके, नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कभी कभी ऐसे नहीं करते हैं या ज्यादातर ऐसे नहीं करते हैं। कंपनी में डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, मतलब 1 लाख की मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा 10,000 रुपए, पर कंपनी वाले क्या करते हैं, ये नॉर्मली हम जो ये डेप्रिसिएशन मशीन में से माइनस करते हैं, कंपनी वाले वो नहीं करते हैं। कंपनी वाले एक अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देते हैं, यानी 10,000 रुपए एज एन एक्सपेंस, एज एन प्रोविजन, वहां पे एक तरीके से जो 10,000 रुपए हैं वो डालते रहते हैं। ठीक है, तो इससे बोलते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक टाइप का गुल्लक है हमारे, एक टाइप के एक्सपेंस की गुल्लक है, हमारा खर्चा है जो कि हम माइनस नहीं कर रहे हैं मशीन में से, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं, पर वो डेप्रिसिएशन हम एक तरीके से अलग से इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसका एक अलग से हमने एक प्रोविजन बना दिया है, वो हम एसेट की वैल्यू में से माइनस नहीं कर रहे हैं, पर अलग से वो एक्सपेंस हम शो करते रह रहे हैं। तो ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एक प्रोविजन होता है, ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ होता है। ओके, तो ये एक पॉइंट की वजह से ये सब मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है, ओके जो फिक्स्ड एसेट है हमारे, उन फिक्स्ड एसेट में से यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से जाते हो तो फिक्स्ड एसेट में से आपको ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से जाते हो तो ये फिक्स्ड एसेट है टोटल हमारे, उसमें से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप प्लस करोगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, यहाँ पे इसको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, मतलब ये आपने लोन्स दिए हैं, एडवांस किए हैं, मतलब लोन आपने दिए हैं, ये भी हमारा एसेट है बेटा, इसको भी हम प्लस करेंगे। एंड उसके बाद करंट एसेट, तो करंट एसेट जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CA, ये करंट एसेट की जो वैल्यू है ये भी प्लस करेंगे। फिर इसमें से सारी लायबिलिटीज जो है वो माइनस करेंगे, मतलब करंट लायबिलिटी भी माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो भी माइनस करेंगे, एंड इसमें से लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे मुझे क्या समझाना था, एक ही पॉइंट, फिक्स्ड एसेट में से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ हो तो वो पहले माइनस करो एंड उसके बाद बाकी सारी अमाउंट्स को प्लस माइनस करो। बैलेंस शीट के हिसाब से भी मैं सिखा दूंगा, पर सबसे पहले इस हिसाब से पूरा सम मैं करवा देता हूँ, फिर इक्विटी की वैल्यू सिर्फ बैलेंस शीट में से कैसे आप फाइंड कर सकते हो इस सम में वो भी बता दूंगा। तो इक्विटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 6 लाख, ग्रॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं की हुई है। सपोज करो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होता फिक्स्ड एसेट एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ होता नेट। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ होता NET नेट। ओके, तो नेट का मतलब होता है कि इसमें से सारी अमाउंट्स प्लस माइनस की हुई है। यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ है, ग्रॉस का मतलब है कि यहाँ से ये डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं किया हुआ है। ओके, तो ग्रॉस और नेट का मतलब ये होता है। ओके, आगे कभी कभी नेट भी दिया हुआ होगा तो पहले से ही मैं समझा दूं आपको। तो फिक्स्ड एसेट 6 लाख रुपए, ग्रॉस लिखा हुआ है मतलब माइनस करना बाकी है, तो 1 लाख रुपए जो है वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा।
एंड उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है तो प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000 प्लस करेंगे, करंट एसेट 2,50,000 प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए माइनस करेंगे, डिबेंचर्स की वैल्यू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको दी हुई है, माइनस करेंगे, लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिया हुआ है, माइनस करेंगे, लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये आपकी इक्विटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो मैं आप साइड में ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, चलो ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। सबसे पहले 6 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, फिर 30,000 प्लस करेंगे, फिर 20,000 प्लस करेंगे, फिर 2,50,000 प्लस करेंगे, फिर उसमें से 2 लाख करंट लायबिलिटी का माइनस करेंगे, 3 लाख आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हमारे डिबेंचर्स का माइनस करना है, एंड 1 लाख आपको जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उसका माइनस करना है। तो सब प्लस माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए हमारी अमाउंट जो है वो आ रही है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से समझ में आता है तो आप इस तरीके से करो, ओके। मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कर यही रहा हूँ, इक्विटी की फॉर्मूला ये वाली लगा रहा हूँ मैं। टोटल एसेट, मैं पहले सारे एसेट्स को प्लस कर रहा हूँ, उसमें से जो टोटल लायबिलिटी है उससे मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो, ओके। अब बस बाकी फॉर्मूला अभी लगा देते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है। डेब्ट टू इक्विटी मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो डेब्ट की वैल्यू है 4 लाख, इक्विटी की वैल्यू है 2 लाख। तो अभी तो बहुत ईजी है, डिवाइड करने वाला पार्ट तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो 2 1 2, 2 2 4, तो आपका आंसर आ रहा है 2/1। मैं वापस से बोलूँ 2/1 लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे, टीचर आधा मार्क्स या 1 मार्क्स काट लेगी, ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसकी आप आंसर आपको ऐसे इस तरीके से 2:1 के फॉर्म में लिख के आना है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, यहाँ पे पॉज करके लिख लो, ओके। ये फर्स्ट तरीका है जिसमें ये फॉर्मूला लगा के हम फाइंड करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, ओके। अब बैलेंस शीट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आपने यहाँ पे पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं एक बार बैलेंस शीट जो है वो भी बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं बैलेंस शीट ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके। बार बार मुझे फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक बैलेंस शीट बना देता हूँ एंड उस बैलेंस शीट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अंदर की मिटा देता हूँ। इक्विटी की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू जो है वो मैं मिटा देता हूँ, ओके। अब जो भी ये बैलेंस शीट है यहाँ पे सारी वैल्यूज वगैरह जो है वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, वो एसेट है हमारा ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ग्रॉस दिया हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस, ठीक है। इसकी अमाउंट आपको दी हुई है 6 लाख, ओके। फिक्स्ड एसेट के नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉर्मली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मुझे बतानी थी, ठीक है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है कितना रुपया है इसका, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए नॉर्मली आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया होगा। कंपनी वाले इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ये सिर्फ आपको रफ वर्क में कैलकुलेशन करने में काम आएगा। नॉर्मली कंपनी वाले शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए हो गया आपका अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, ओके। ये रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई थी 30,000 रुपीज। कर रहा मैं वही हूँ प्लस माइनस पर अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, तो मैं ऐसे सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 20,000, वो मैंने लिख दिए, ओके। उसके बाद आपको लास्ट में करंट एसेट दिया हुआ है एंड करंट एसेट की जो वैल्यू है
वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 2,50,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड पे आपको करंट लाइबिलिटी दी हुई है। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी जो है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 2,00,000 रुपए। वो यहाँ से आप माइनस करोगे। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3,00,000 रुपए, वो भी आप लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,00,000 रुपए, वो भी आप लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट मैंने बना दी। अब इस बैलेंस शीट में ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, सम फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट। तो ये सारी वैल्यूज का जो टोटल है वो आ रहा है 9,00,000 रुपीज। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 9,00,000 रुपीज। अब ये 9,00,000 रुपीज को मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, अब इस 9,00,000 रुपीज में से जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 9,00,000 रुपीज में से ये सारी अमाउंट्स माइनस। तो ये 9,00,000 में से ये 2,00,000 माइनस। ठीक है, ये 3,00,000 माइनस, ये 1,00,000 माइनस एंड ये 1,00,000 माइनस। ठीक है, तो आंसर इक्विटी का आ रहा है 2,00,000 रुपए। सेम वही, ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर ऑब्वियसली चेंज तो हो नहीं सकता है। उसके बाद की कैलकुलेशन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन वो सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 था, ये उसका आंसर है। ठीक है, ये उसका आंसर है फॉर्मूला के साथ। एंड इक्विटी अगर आपको बैलेंस शीट से कैलकुलेट करनी है तो वो ये रही। ठीक है, फिलहाल ये लेक्चर मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक सम शायद मुझे और करवाना है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको आगे दूसरा फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना।